नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी स्पेशल पेपर 5 के संदर्भ में इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने गणराज्य के बारे में देखा था। बेसिकली आज की क्लास के माध्यम से हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बातचीत करने वाले हैं। चूँकि हमने पिछली क्लास में ही इस बात का चर्चा किया था कि यूपी स्पेशल पेपर 5 के संदर्भ में अभी हम जितने भी चैप्टर्स को देख रहे हैं, उसका दृष्टिकोण केवल चैप्टर के इन्फॉर्मेशन से है, अर्थात हम चैप्टर से संबंधित केवल इन्फॉर्मेशंस को देख रहे हैं। इस चैप्टर से संबंधित उत्तर लेखन की क्लास जल्द ही शुरू होने वाली है, तो अगर आप लोग इसी प्रकार के कंटेंट और इसी प्रकार के क्लास को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम लोग बातचीत करते हैं यूपी स्पेशल पेपर 5 के संदर्भ में बौद्ध धर्म के बारे में। चूँकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बौद्ध धर्म जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहा है और यहाँ से यूपी पीसीएस ने अभी तक एक क्वेश्चंस पूछा है, जो कि क्वेश्चंस मुझे एकदम शब्दशः नहीं याद है, लेकिन मुझे उसका जो मेन कोर है वो याद है। यही पूछा गया था कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही थी। ठीक है, यही क्वेश्चंस पूछा गया था कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही थी, और यह 12 नंबर का प्रश्न था। दोस्तों देखिए, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस माने जाते हैं। हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा कठिन हो, लेकिन अगर आप आज यह वीडियो देखेंगे और आज की वीडियो के बाद वह क्वेश्चंस आपको केवल एकमात्र लिखने की प्रक्रिया ही समझ में आएगी। ठीक है, उसमें कोई बहुत विशेष ध्यान या फिर कोई बहुत विशेष आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल इन्फॉर्मेशन के ही आधार पर उस क्वेश्चंस को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन सारी वीडियोस के माध्यम से आप सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग भूमिका के बारे में बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध का उत्तर प्रदेश से अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इनका संबंध रहा है, तो हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। गौतम बुद्ध का उत्तर प्रदेश से अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहा है। यद्यपि उनका जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, परंतु शिक्षा व जीवन से जुड़े प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश से ही रहे हैं। ठीक है, अर्थात इनकी जो शिक्षा रही है, इनका जो जीवन रहा है, उससे जुड़े जो प्रमुख केंद्र हैं दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश में ही रहे हैं, जो निम्नमत है। अब चूंकि हमने इस प्रकार से इसको समराइज किया डेफिनेशन के माध्यम से, हालांकि एग्जाम में इतना बड़ा डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो जब मैं लिखने की प्रक्रिया बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि डेफिनेशन मैक्सिमम 2 से 3 लाइन ही होने चाहिए। ठीक है, अब चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से यहाँ पर जो है स्थान रहे हैं, तो श्रावस्ती रही है, पिपली वन रहा है, कुशीनगर रहा है, सारनाथ रहा है, कौशाम्बी रहा है और संकिसा रहा है। और भी स्थल हो गए, मुख्य रूप से यही है। तो इसको हम जब भी मैप बनाएंगे दोस्तों, तो राइट साइड में ऐसे बॉक्स में बनाएंगे। चूँकि हम छोटा मैप बनाने का प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में हमें 8 नंबर के लिए 2 पेज मिलते हैं और 12 नंबर के लिए दोस्तों हमें 3 ही पेज मिलते हैं। तो जब हम छोटा मैप बनाएंगे तो मैप और अपने कॉन्टेंट के माध्यम से एग्जामिनर को सेटिस्फाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैप के माध्यम से हमने जो है स्थान दिखाने का प्रयास किया। अब हम बातचीत करते हैं श्रावस्ती के बारे में। देखिए दोस्तों, श्रावस्ती जो है बुद्ध के शिक्षा व मठवासी जीवन का केंद्र रहा है। साथ ही साथ बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश यहीं पर दिए गए हैं। जैसा कि आप सभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते होंगे कि बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया गया, तो याद रखिएगा श्रावस्ती में दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते कुछ उदाहरण हमने दिया है। जेतवन विहार, स्तूप मंदिर, बिहारों का अवशेष, यह जो है कुछ उदाहरण रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला स्थल है दोस्तों कुशीनगर। अब कुशीनगर के अगर बारे में हम बातचीत करें तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो 483 ईस्वी में होता है, इसकी घटना जो है कुशीनगर में ही हुई है। यहाँ संसार चक्र से मुक्ति का पवित्र स्थल माना जाता है। अर्थात यहाँ जो है संसार चक्र से मुक्ति का पवित्र स्थल है। अर्थात यहाँ पर जो है संसार चक्र से पवित्र का मुक्त स्थल माना जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें दोस्तों तो महापरिनिर्वाण, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि स्तूप है और लेटी हुई प्रतिमा, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसके प्रमुख उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। अभी चूंकि इन्फॉर्मेशन से संबंधित जानकारी है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे, बट आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही नोट्स बनाइएगा, वरना टेलीग्राम में, ठीक है, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर ये PDF भेजा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बातचीत करेंगे दोस्तों सारनाथ के बारे में। अब सारनाथ के संदर्भ में अगर हम बातचीत करें तो बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया गया था, जिसे हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। सारनाथ बौद्ध वास्तुकला व धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर हम उदाहरण के बारे में बातचीत करें तो धमेक स्तूप, चौकंडी स्तूप और अशोक स्तंभ,
ये जो है दोस्तों बुद्ध धर्म से संबंधित सारनाथ के बारे में रहा जानकारी। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कौशाम्बी के बारे में। अगर हम लोग कौशाम्बी के बारे में बातचीत करें तो कौशाम्बी में ही बौद्ध संघ को संगठित किया गया था। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि कौशाम्बी में ही बौद्ध धर्म को संगठित किया गया था। उसके बाद अगला कि बुद्ध द्वारा कई बार यहाँ दौरा किया गया। कौशाम्बी गुप्त काल के दौरान महायान बौद्ध अध्ययन का केंद्र बन गया। ठीक है, अर्थात कौशाम्बी की अगर हम बात करें तो गुप्त काल में महायान बौद्ध अध्ययन का केंद्र जो है यहाँ पर बन गया था। अब यहाँ पर उदाहरण की अगर हम बातचीत करें तो घोषिताराम विहार, प्राचीन स्तूप और शिलालेख, ये जो है यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण मिले हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कौशाम्बी के संदर्भ में। आगे अगर हम बातचीत करें दोस्तों तो संकिसा। अगर हम संकिसा के बारे में बातचीत करें दोस्तों तो यह फर्रुखाबाद में पड़ता है और संकिसा महायान बौद्ध परंपरा में पूजनीय स्थल रहा है। ठीक है, आप इसका उदाहरण थोड़ा सा देख लेना। तो संकिसा महायान बौद्ध परंपरा में पूजनीय स्थल रहा है दोस्तों। अगर हम पिपली वन के बारे में बातचीत करें तो यह बौद्ध धर्म यह बुद्ध के पारिवारिक जीवन और अवशेषों से जुड़ा स्थल रहा है। उदाहरण के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो बुद्ध अवशेष, संदूक और प्राचीन स्तूप यहाँ से मिले हैं। तो ये बेसिकली स्थान से संबंधित जो इन्फॉर्मेशंस रहे वो दोस्तों मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब चूंकि इससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। जो लोग यूपी पीसीएस 2026 प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं बेहतर तरीके से, हमारे द्वारा टॉपर्स हैंडरिटन नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों, जिसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित चैप्टर को प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। यहाँ पर इस नोट्स से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और नोट्स का डेमो भेजा जाएगा और ये प्राइस रहा दोस्तों, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद सेटिस्फाइड होने के बाद आप उसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला है बौद्ध धर्म से संबंधित, पर्यटन से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बौद्ध सर्किट उत्तर प्रदेश में बहुत जगह पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर इससे संबंधित पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से बौद्ध पर्यटन स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया तो हम उसको किस प्रकार से टैकल करेंगे, आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे ब्रीफ में। देखिए उत्तर प्रदेश का बौद्ध सर्किट जैसे कुशीनगर हो गया, गोरखपुर हो गया, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, श्रावस्ती हो गया, कौशाम्बी, ये जो है उत्तर प्रदेश का बौद्ध सर्किट है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक केंद्र रहा है, जैसे थाईलैंड से लोग आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, म्यांमार से आते हैं, जापान, कंबोडिया, चीन, यहाँ से जो है बौद्ध स्थल जो है दोस्तों, ये इस देश से वहाँ पर विजिट करने के लिए, घूमने के लिए या पर्यटक रूप में यहाँ पर आते हैं दोस्तों। सारनाथ, कुशीनगर, डिजिटल गाइडिंग और साउंड एंड लाइट शो की योजनाएं, अर्थात यहाँ पर इस प्रकार की कुछ योजनाएं चल रही हैं जिससे पर्यटकों या जो है जितने भी श्रद्धालु हैं उनको आकर्षित किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ वहाँ पर आप इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा आप इसके बारे में डिटेल देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चूँकि हम शॉर्ट में इसलिए बता रहे हैं चूँकि हमारी भी कुछ सीमा है और शॉर्ट में अगर जानकारी रहती है और सटीक और गुणवत्तापूर्ण रहती है तो हम इसको आराम से बिल्कुल विस्तृत भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि बौद्ध धर्म की भूमिका, महत्व या प्रभाव क्या रहा है, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए या फिर एक्स्ट्रा वैल्यूडेशन करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं, जैसे सांस्कृतिक, वास्तुशिल्प और साहित्य धरोहरें भारतीय समाज को प्रभावित किया, जिससे ध्यान, अहिंसा, समता, अपरिग्रह जैसे विचारों का जन्म हुआ। देखिए बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध को जो है अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त है। तो हम यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि सांस्कृतिक, वास्तुशिल्प और साहित्यिक धरोहरें भारतीय समाज को प्रभावित किया, जिससे ध्यान, अहिंसा, समता, अपरिग्रह जैसे विचारों का जन्म हुआ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब इस प्रकार से चीज़ें आप अपने आंसर्स में लिखते हैं तो काफ़ी प्रभावी होता है और जो है अच्छा नंबर भी प्राप्त होता है। यहाँ पर आप अगला देख रहे हैं कि मौर्य सम्राट अशोक द्वारा शिलालेख बनवाए गए जिसमें धार्मिक उपदेश और नीति के सिद्धांत उत्कीर्ण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मौर्य सम्राट अशोक द्वारा शिलालेख बनवाए गए जिसमें धार्मिक उपदेश और नीति के सिद्धांत उत्कीर्ण हैं। फिर अगला है पर्यटन में वृद्धि व सरकारी प्रयास जिससे आय व रोजगार में सृजन। जैसे आय के साधन बहुत सारे माने जाते हैं, इसमें पर्यटन को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है कि पर्यटन और जो है सरकारी प्रयास के माध्यम से यहाँ पर आय और रोजगार का सृजन होता है दोस्तों। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद अगला यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में सहायक है ये। फिर पाँचवां नंबर क्या बोल रहा है कि बौद्ध का मध्यम मार्ग वर्तमान में अतिवाद से प्रत्येक क्षेत्र में बचने में प्रासंगिक है। क्योंकि मैंने बताया कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की जो भूमिका है वो अध्यात्म से रहा है, तो अध्यात्म हमें बहुत सारी कुरीतियों से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत सारी दुविधाएं भी होती हैं जिनसे हम बाहर निकल पाते हैं, तो इसमें बौद्ध का जो मध्यम मार्ग है दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर उससे संबंधित कुछ यहाँ पर जो है कंक्लूजन देने का प्रयास किया गया है कि अंततः यह कहा जा सकता है कि यह यदि लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थल है तो उत्तर प्रदेश उनकी ज्ञान यात्रा, प्रथम उपदेश और महापरिनिर्वाण का साक्षी है। देखिए आपका जो निष्कर्ष है वो प्रभावी होना चाहिए और जो है भविष्य उन्मुखी होना चाहिए। तो यहाँ पर वही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भले ही महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश उनकी प्रथम उपदेश स्थल रहा है, उनकी ज्ञान यात्रा रहा है और महापरिनिर्वाण का साक्षी रहा है।
अतः उत्तर प्रदेश बौद्ध दर्शन का केवल भौगोलिक केंद्र नहीं बल्कि उनकी जीवंत आत्मा है। ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी रही दोस्तों मैंने आपके साथ साझा किया। और देखिए अब हम लोग बातचीत करते हैं जैन धर्म के बारे में, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ दोस्तों। जो लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं उनको ये एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए, जिसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके इस प्राइस में इस नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे हम लोग जैन धर्म के बारे में बातचीत करते हैं दोस्तों। क्योंकि जैन धर्म की जो भूमिका उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखी गई बहुत कम देखी गई, परंतु जैसे उत्तर प्रदेश से बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं वैसे ही जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली वैसे ही यहाँ पर भूमिका लिखे हुए कि अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद की त्रयी पार आधारित जैन धर्म की ऐतिहासिक यात्रा में उत्तर प्रदेश का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। अर्थात ये जो त्रयी, ठीक है, त्रयी जैसे यहाँ पर देखिएगा अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, तो अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद की त्रयी पर आधारित जैन धर्म की ऐतिहासिक यात्रा में उत्तर प्रदेश का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। अनेक तीर्थंकरों की जन्मभूमि एवं तपोभूमि होने के कारण यह प्रदेश जैन संस्कृति, दर्शन और विरासत का प्रमुख केंद्र रहा है, ठीक है। ये चूंकि हमने भूमिका थोड़ा सा बातचीत किया, पीडीएफ मिलेगा आपको, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैप के माध्यम से जैन धर्म से संबंधित जो प्रमुख स्थल रहे हैं उसको इंडिकेट किया गया है। जैसे श्रावस्ती हो गया, कुशीनगर हो गया, काशी हो गया, कौशाम्बी हो गया, चित्रकूट, बांदा, ललितपुर, बरेली, अयोध्या और फतेहपुर, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं सबसे पहले अयोध्या के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा जैन धर्म के संस्थापक एवं पहले तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ का जन्म यहाँ पर हुआ था। उसके बाद इसे पंच तीर्थंकर जन्मभूमि भी कहा जाता है, जहाँ पर 5 लोगों का जन्म हुआ, जैसे ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5 लोगों का जन्म हुआ है जिसको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अयोध्या से संबंधित दोस्तों आप इसको ध्यान में रखेंगे। फिर अगला है काशी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था। यहाँ पार्श्वनाथ मंदिर प्रमुख तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। तो काशी से संबंधित आप इसको ध्यान में रखेंगे कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म जो है बनारस में हुआ था। फिर अगला है कौशाम्बी। कौशाम्बी से के संदर्भ में याद रखिएगा कि महावीर ने अपने उपदेश दिए यहाँ पर, और यहाँ स्थित जैन मंदिर जैन सिद्धांतों और वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। आप कौशाम्बी से संबंधित इसको ध्यान में रखेंगे कि महावीर ने अपने उपदेश यहाँ पर दिए और जैन सिद्धांतों एवं वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। फिर अगला है दोस्तों श्रावस्ती। देखिएगा श्रावस्ती के संदर्भ में आपको महत्वपूर्ण ये बात याद रखनी है कि 3रे तीर्थंकर संभवनाथ और 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभानाथ की जन्मस्थली यहाँ पर रही है। उसके बाद अगला जैन काल में इसे चंदपुरी या चांदिकापुरी के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी 1 वर्ष यहाँ पर बिताए, अर्थात महावीर स्वामी ने श्रावस्ती में 1 वर्ष बिताया था। तो श्रावस्ती के संदर्भ में आप इसको ध्यान में रखेंगे। फिर अगला है दोस्तों अहिच्छत्र, जो कि बरेली में पड़ता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को यही ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? तो याद रखिएगा अहिच्छत्र में। यहाँ 1 वर्ष जैन मेले, यहाँ प्रत्येक वर्ष जैन मेले का आयोजन किया जाता है, अर्थात अहिच्छत्र बरेली में प्रत्येक वर्ष जो है दोस्तों जैन मेले का आयोजन किया जाता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। फिर अगला है देवगढ़, अर्थात यह ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश का सबसे समृद्ध जैन मूर्तिकला केंद्र जो है देवगढ़ ललितपुर रहा है। यहाँ गुप्त प्रतिहार काल की 200 से अधिक मूर्तियाँ, 31 जैन मंदिर समूह जो है यहाँ पर पाए गए हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये देवगढ़ से संबंधित जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख स्थल रहे और डेफिनेशन के साथ हम लोगों ने मैप को इंक्लूड करते हुए हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर फाइनली हम लोग देख रहे हैं इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग यही कहेंगे कि अतः उत्तर प्रदेश की जैन विरासत हमें यह सिखाती है कि किसी सभ्यता की वास्तविक शक्ति उसके भौतिक वैभव में नहीं बल्कि उसके नैतिक मूल्यों में निहित होती है। इसलिए जैन धरोहरों का संरक्षण केवल अतीत का सम्मान नहीं बल्कि शांतिपूर्ण, समावेशी और सतत भविष्य के निर्माण की आधारशिला है। तो ये जो है कुछ फिलोसफी टाइप का यहाँ पर निष्कर्ष देने का प्रयास किया गया है। तो आप इसको अपने उत्तर में लिख सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में देखा। अगली वीडियो के माध्यम से हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे और इससे संबंधित एक बार फिर से मैं आपके साथ जानकारी साझा कर देता हूँ। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 से संबंधित हमारे द्वारा हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें आपको ये विषय देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस हैंड रिटन नोट्स को लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।